गति के समीकरण, है ना। अच्छा 2 हो गया था, है ना। देखो गति के समीकरण, अच्छा याद ये रखना भैया, गति के समीकरण जो हम लोग 11th में पढ़ते हैं वो एक समान त्वरित गति के लिए होता है। किसके लिए? जब त्वरण का मान कांस्टेंट होगा, ए की वैल्यू फिक्स हो, अगर 5 है तो पूरी गति के दौरान 5 हो तभी लगा सकते हैं। अगर कहीं बदल गया कि A1 5 है, A2 मान लो 6 है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ऐसे करके, तो यहाँ से यहाँ तक एक बार समीकरण लगाओगे, यहाँ से यहाँ तक दोबारा समीकरण लगाओगे, क्योंकि जब तक कांस्टेंट है तभी तक लगा सकते हो। बात समझ आ रही है? तो एक समान त्वरित गति के लिए हम लोग गति के समीकरण पढ़ रहे थे और 3 समीकरण हम लोगों ने देखा था। तीनों समीकरण को हम लोग प्रूफ कर रहे थे। तो एक तो साधारण विधि यानी सूत्र विधि से प्रूफ कर लेते, दूसरा ग्राफिकल मेथड भी था, ग्राफीय विधि से भी कर लेते, तीसरा आज हम लोग को करना है कैलकुलस मेथड। कौन सा मेथड बेटा? हाँ, कलन विधि। और याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। मीन्स कलन विधि, कलन विधि। चलो इस विधि से हम लोग गति के समीकरणों को प्रूफ करें। ध्यान देना, प्रथम समीकरण ले लेते हैं बेटा। क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस, संकेत तो सारे जानते हो, v क्या है? अंतिम वेग, u क्या है? प्रारंभिक वेग, a क्या है? t क्या है? समय अंतराल, पता है ना। और समय अंतराल t कैसे हुआ? t माइनस 0। हम लोग मानते हैं प्रारंभ में समय 0 था, है ना, तो t में से 0 घटाओगे तो t ही आएगा। ये t1 समय, ये t2 था और ये t1, ऐसे घटा है। क्लियर है? चलो कोई बात नहीं। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। किससे प्रूफ करेंगे? कलन विधि। बहुत ध्यान समझना, मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ। कोई भी समीकरण है y बराबर x स्क्वायर प्लस 2 या कोई भी, मान लो ये फर्स्ट है, इसका अगर हम अवकलन कर दें, क्या कर दें बेटा? अवकलन कर दें। इस समीकरण का फर्स्ट का अवकलन कर दें। अवकलन करेंगे तब जो समीकरण मिलेगा उसको बोलते हैं अवकल समीकरण। क्या बोलेंगे बेटा? अवकल समीकरण। प्रोसेस समझना। अब अवकल समीकरण का अगर हम फिर समाकलन कर दें, क्या कर दें बेटा? समाकलन, समाकलन कर दें, तो फिर जो समीकरण मिलेगा वो यही पूर्व वाला समीकरण मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? पूर्व वाला। अगर निश्चित, अगर हमको लिमिट पता है, सीमा पता है ना, कहाँ से कहाँ तक, मान लो लोअर लिमिट, लोअर लिमिट पता है a, अपर लिमिट पता है b, तो हम लिमिट लगा के अगर समाकलन करेंगे तो पूरा का पूरा वही समीकरण मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? यही प्रोसेस है, इसी से हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, यानी गति का समीकरण ये। क्लियर? अब इस समीकरण का अवकलन किया गया होगा तो कुछ ना कुछ मिला होगा, उसको बोलते हैं अवकल समीकरण। ठीक है, वही हम लोग पहले लिखेंगे और उसी का क्या कर देंगे? समाकलन। याद रखना, अभी आप लोग फर्स्ट ईयर हो, याद रखने के लिए कहीं ऐसा सिंबल देखना सांप वाला है ना, तो इसका मतलब समझ आना समाकलन। तो इससे ऐसे क्या करना होगा हम लोग को? समाकलन। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लोग पढ़ चुके हो बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। हालांकि फिर भी जितनी चीज़ें यहाँ काम लगेगी मैं बताता रहूँगा, जितनी चीज़ें यहाँ काम लग रही हैं। लेकिन अगर पढ़ के आए हो तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़ के आए हो तो थोड़ा बहुत हो सकता है ना समझ में, दोबारा देख लेंगे। क्लियर है? कोशिश करूँगा पूरा समझ में आए। तो बस यही प्रूफ कर दें, तरीका समझ आया? जो भी अवकल समीकरण होगा उसका समाकलन कर देंगे। क्लियर है? और वो मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अवकलन करेंगे तो ये मिले। अवकलन और समाकलन जो है एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। अवकलन करें, समाकलन करें तो फिर वही मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए पढ़ लेना बेसिक मैथमेटिक्स। अब भाई देखो, इसमें चाहिए क्या क्या? आपको अंतिम वेग भी चाहिए, प्रारंभिक वेग भी चाहिए, समय भी चाहिए, त्वरण भी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात है, आप बोलेंगे इसका प्रूफ आसान है। क्यों? चूंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है तात्क्षणिक त्वरण, है ना, और तात्क्षणिक त्वरण जो होता है ये a इज इक्वल टू वो dv बाई dt होता है। ये अवकल समीकरण ही तो है। वेग का समय के सापेक्ष अवकलन किया गया है। भाई ये समय का ही तो फंक्शन है, फलन है, समय है ना। देखो समय पर निर्भर कर रहा है वेग, तो इसी का t के सापेक्ष जब अवकलन किया गया होगा तब ये मिला। बात समझ आ रही है? अगर इसका समाकलन करेंगे तो फिर वही मिल जाएगा। क्लियर? हाँ, तो यही चीज़ हम लोग को समझना है। तो कैसे अप्लाई करना मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। आपको क्या चाहिए? अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग। यानी अगर इसको u को इधर लाओगे तो b माइनस यू होगा कि नहीं?
तो वेग का अंतर यानी वेग में परिवर्तन। और एक टी देखो ए में गुणे में है, इधर जाएगा भाग में बटे समांतराल, तो वेग में परिवर्तन की दर ही तो त्वरण होती है। तो इसलिए त्वरण का कांसेप्ट लगाना और यहाँ से आप प्रूव कर सकते हैं। समझ आ रहा है? जबरदस्ती तो नहीं समझ रहे हो? तो समझना क्यों लगा रहे हैं, ए बराबर dv/dt, मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। ये हो गया। अब इसी का समाकलन करना है। मैंने कहा था समाकलन करते समय करना क्या, ये जो dt या dv लिखा है किसी एक को एक पक्ष में कर लो और किसी दूसरे को दूसरे पक्ष में। क्लियर है? हमको b वाला कॉन्सेप्ट चाहिए, b को LHS में चाहिए मान लो, तो dv को आप LHS में लिख लो और dt क्या है, इधर भाग में उधर जाएगा गुणे में। तो आप इसी समीकरण को ऐसे लिख सकते हो, या फिर अगर इसको dv के लिए सॉल्व करें तो dv रोकना, dt भाग में उधर जाएगा, बोलो गुणे में, तो a इंटू dt। बताओ यहाँ तक बात समझ है कि नहीं? यहाँ तक मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने त्वरण का कांसेप्ट लगाया, dt को इधर भेज दिया बस इसलिए। अब इसी का क्या करना, समाकलन। क्या करना? तो लिखेंगे निश्चित सीमा के भीतर समाकलन कर देते, ऐसे लिखना, दोनों पक्षों का, अच्छा निश्चित सीमा भी समझा दे रहा हूँ, अभी लिख लो केवल, दोनों पक्षों का समाकलन करने का। क्या करेंगे बेटा? समाकलन करेंगे। जाओ जाओ, देखो देखो भैया, तो dv इक्वल टू क्या हो, a इंटू dt। इसका हम लोग क्या करेंगे, समाकलन, क्योंकि आप जानते हो ये अवकल समीकरण है, इसका जब समाकलन करेंगे तभी वो मिलेगा। ठीक है, तो समाकलन कर रहे हैं। अब समाकलन का मतलब यही सिंबल लगा देंगे भैया, इंटीग्रेशन ऑफ dv, सांप का चिन्ह हो गया समाकलन, बराबर इसमें भी लगा देंगे a इंटू, बात समझ आ रही है? अब मैंने कहा था निश्चित सीमा, इसमें आपको लिमिट लगाना होगा तभी वो मिलेगा ना। तो देखो ध्यान से समझो, डायरेक्ट लिखवा दूँ, डायरेक्ट लगा दूँ तो पहली बार है तो लिख दूँ है ना। एक लाइन देख लो आप कहेंगे कि यदि टी बराबर, देखो लिमिट किसका लगाएंगे ये भी समझना। यहाँ देखो डी के बगल क्या लिखा हुआ है, यानी टी के सापेक्ष समाकलन हो रहा है ना, तो जिसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है उसका लिमिट लगा दो। क्लियर? तो यहाँ टी का टाइम का लिमिट लगाएंगे। क्लियर? और नीचे प्रारंभिक समय लिखेंगे। भैया जब आप गति स्टार्ट किए थे तो समय कितना हो रहा था? क्लियर? और यहाँ ऊपर अंतिम समय लिखो, उच्चतम सीमा इसको बोलते हैं, ज़्यादा कहाँ तक है ना, कम से कम कहाँ तक। तो ऊपर जब आप गति रोके तब कितना समय हो रहा था, या जहाँ तक आप कैलकुलेशन करना चाहते हो, जहाँ आपने घड़ी रोकी वहाँ पर कितना समय हो रहा है। क्लियर है? तो हम लोग t बराबर 0 समय से स्टार्ट कर रहे हैं, मान ले रहे हैं हम गति शुरू कर रहे हैं तो हमारा टाइम 0 है। अब स्टार्ट किए। क्लियर? और t समय के बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कितने समय के बाद? तो याद रखना, इफ t बराबर 0 देन वेग बराबर प्रारंभिक वेग हो। भैया जब समय, ऐसे पूरा लिख दूं लैंग्वेज, आपको हिंदी में ही ज़्यादा समझ आएगा। यदि t बराबर 0 पर वस्तु का वेग, आपको मैंने समझाया है 0 समय पर वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग, प्रारंभ में ही तो समय 0 रहेगा, तो प्रारंभिक वेग मान लेना u कितना था भैया, तो t बराबर 0 समय पर वस्तु का वेग कितना था, ठीक है, u हो तथा t समय बाद, कितने समय बाद बेटा, t समय बाद, पहला डेरिवेशन इसलिए पूरा लिख रहा हूँ, अभी डायरेक्ट करूँगा ना। तो यदि t बराबर 0 समय पर वस्तु का वेग भी u हो तथा t समय बाद वेग v हो जाता है, कितना हो जाता है, क्योंकि त्वरण है भाई, त्वरण है तो वेग में परिवर्तन हो रहा होगा, आप चाहे घटे चाहे बढ़े उससे कोई मतलब, मान लो बढ़कर कितना हो गया, v हो गया, v जाता है। अब देखो मैंने वेग ही क्यों लिखा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है, t के सापेक्ष यहाँ पर, तो इसलिए t लेंगे और यहाँ किसके सापेक्ष हो रहा है, वेग के सापेक्ष, इसलिए v। तो यहाँ वेग का लिमिट लगाएंगे, यहाँ टाइम का लिमिट लगाएंगे। बात समझ रहे हैं? कोई भी चीज़ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, बस एक में समझ लो, बाकी दोनों तीनों जो भी समीकरण का अभी हम लोग डेरिवेशन करेंगे आसान।
तो बताओ यहाँ तक क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है, बोलो। ओके, ध्यान से समझना थोड़ा। तो इसलिए अब यहाँ पर b हो जाता है तो लिमिट लगा दो इसका। तो लिमिट देखो कैसे लगाएंगे, लिखेंगे भैया dv, और यहाँ पर क्या था, इंटीग्रेशन है। अब देखो a को हम बाहर भी कर सकते हैं, समाकलन किसके सापेक्ष होना है, समय, और त्वरण समय थोड़ा ना है, इसको बाहर कर देंगे। और दूसरी चीज आप जानते हो ये कांस्टेंट है, त्वरण क्या है, अभी आपने कहा एक समान त्वरित गति के लिए त्वरण कांस्टेंट होगा तभी ये समीकरण लागू होगा। यहाँ अगर त्वरण मान लो बदल जाए तो कौन सा त्वरण रखोगे, मान लो गति हो रही थी, पहले त्वरण a1 का मान 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था और a2 का मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कौन सा रखोगे, 5 रखोगे 10 रखोगे, बताओगे। एक बार 5 के लिए सॉल्व करेंगे, दूसरी बार 10 के लिए, क्योंकि एक समान त्वरित गति के लिए है, एक के बार लगा सकते। क्लियर। तो त्वरण यहाँ पर क्या है, नियत है, बदल ही नहीं रहा है, तो उसका थोड़े ना समाकलन, उसको बाहर करेंगे। तो त्वरण को कर लो बाहर, तो त्वरण को बाहर कर लीजिए। अंदर क्या बचा भैया, dt, रटना नहीं, आप चाहो तो अंदर लिखे भी रहो, बाद में कर लेना, ठीक है, लेकिन एक स्टेप कम हो जाएगा, बाहर कर लेना। अब लिमिट लगाना है, तो यहाँ पर तो टाइम का लगाना है। टाइम तो आपने मान लिया शुरुआत में 0 था, तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो जब समय 0 था तब बेग कितना था, u, आप ही ने तो कहा t बराबर 0 समय पर बेग कितना, तो जब समय 0 था तो बेग कितना था, और t समय बाद, t अंतिम समय था ना, तो t समय बाद अंतिम बेग कितना हो जाता है, लिमिट लग तो गया यार, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत बताओ भैया, नहीं। चलो अब इसका समाकलन करवाते हैं। बस यहाँ पर एक ही चीज आपको लगा देना है, वो आप भली भांति जानते हो, देखना क्या, चलो इधर करवा देता हूँ, आप बताना, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x प्लस c, ये सूत्र लगाना। देखो भैया यहाँ पर लिमिट नहीं लगा है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर c जोड़ दिया स्वैच्छिक, इसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। क्लियर। और जहाँ पर लिमिट लगा हो, यानी एक बाउंड्री दी गई है, सीमा दे दी गई, यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है, समाकलन का मतलब जोड़ना, यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है, तब वहाँ पर c जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर पूरा आंसर मिल जाता है ना। ये चीज़ आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लेना, ज़्यादा समझ में आएगा, वहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला है भैया, dx का समाकलन x, dx का समाकलन dy का समाकलन y, dz का समाकलन z, तो भैया dv का समाकलन v, dt का समाकलन t। समझ तो आ रहा होगा, तो कुछ करना नहीं है, बस डायरेक्ट है ना, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो भैया dx का x होता था, इसलिए dv, जैसे समाकलन करते हैं वैसे करेंगे, लिमिट का टेंशन मत लो। तो भैया dv का समाकलन क्या हो जाएगा, v, क्या हो जाएगा बेटा, v। बस अब इसका लिमिट लिख लेना, लिमिट क्या था, u टू v, u से लेकर के कहाँ तक, v, ठीक है। अब प्लस था, प्लस नहीं बराबर था, तो बराबर कर देंगे। अब देखना बेटा, a लिखा था, ये तो बाहर है, ऐसे जैसे लिखा लिखा रहेंगे। उसके बाद समझना, dt लिखा है, क्या लिखा है, तो dx का क्या बोल देते हैं, x, तो dt का क्या होगा, t, क्या होगा, t। अब अगर कोई आपसे कहे यहाँ तो प्लस c जोड़ो, यहाँ भी जोड़ो, बोल देना नहीं, यहाँ लिमिट लगा, हमको पता है कहाँ तक जोड़ना है, तो वो तो स्वैच्छ स्थिरांक होता है, नियतांक होता है, तो ये निश्चित समाकलन है, तो t हो गया, dt का समाकलन t, कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है भैया, 0 से लेकर के t तक जोड़ना है, कहाँ तक बेटा, कोई बात नहीं, अगला स्टेप ध्यान समझना। अब देखो लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं, लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक ही चीज याद रखना, क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर लिमिट का मतलब उच्चतम सीमा, लोअर लिमिट का मतलब निम्नतम सीमा, बात समझ में आ रही है। हाँ, तो अधिकतम सीमा क्या है, v, इसको रखेंगे पहले, फिर घटाएंगे, घटाने के बाद इसको रखेंगे, बात समझ आ रही है। चलो भैया, अच्छा लिमिट अप्लाई किस पर करेंगे, तो बताओगे वेरिएबल पे, यानी v पर, v ही तो बदल रहा था, बेग बदल रहा था ना, u से b हो गया यहाँ पर, तो उसकी जगह रखेंगे। तो देखना, तो पहली बार भी है, b की जगह क्या रखेंगे, b, कहोगे कोई अंतर ही नहीं हुआ, हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर माइनस, फिर b की जगह क्या लिखेंगे, u, बताओ समझ आ रहा, लिमिट ऐसे ही अप्लाई करना है, अगर आ रहा है तो इसमें आप लोग करके बताना, a तो a लिख देंगे जैसे लिखा है। बताओ भैया यहाँ लिमिट अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, बिल्कुल सही, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट t है, t किसकी जगह पर रखना है भैया, t की जगह पर, तब तो पहली बार तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो t की जगह t लिख देंगे, ओके। फिर माइनस t की जगह फिर क्या लिखेंगे, हो गया, सॉल्व इट, इसको सॉल्व करिए बढ़िया से। तो भैया v माइनस u बराबर
टी में से 0 जाएगा, टी बचेगा, टी और ए का गुणा करा दिया। हमको v चाहिए, क्या चाहिए बेटा, तो इसलिए v रोकेंगे, तो v इज इक्वल टू यू माइनस का उधर जाएगा प्लस का, यू प्लस ए टी। बताओ बेटा किसी को कोई डाउट, समझ आ रहा है कि नहीं, जबरदस्ती मत समझना, बोलो क्लियर है। ठीक, दूसरा करें, दूसरा बताएं, कौन सा बता, नहीं फिर से नहीं, फिर से का मतलब डाउट आप बना रहे हो। अगर आपको कहीं डाउट है तो किसी एक स्टेप में होगा, 2 स्टेप, दूसरे में, तीसरे में, है ना। फिर से का मतलब आप समझ ही नहीं रहे थे, है ना। और दोबारा आप करके देख लेना वीडियो में, है ना, 10 बार देखना, 50 बार देखना, लेकिन जितनी भी बार देखोगे आपको समझ में तभी बढ़िया से आएगा जब इसका अवकलन और समाकलन का जो बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने लेक्चर बनाया उसको पढ़ो। जरूरी नहीं जो मैंने बनाया वही पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, एक बार आप पढ़ लो, बाकी तो यार उसके सामने कुछ है ही नहीं है, अगर उसको पढ़ ले तो कुछ है ही नहीं। अब अगर आप गिनती नहीं जानते हो, आपको पहाड़ा कोई पढ़ा रहा है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी, फिर आप यही कहोगे फिर से, इसलिए थोड़ा समझने का प्रयास करो। ये तो प्रूफ हो गया। अब सेकंड वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड आप बताएंगे, गति का जो सेकंड इक्वेशन था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो था, इसी को प्रूफ करना, इसी को क्या करना, प्रूफ करना। देखना बेटा, यहाँ पर क्या चाहिए आपको, यहाँ पर आपको अंतिम वेग नहीं चाहिए, अंतिम वेग नहीं चाहिए, हर समीकरण में कुछ ना कुछ गायब है। यहाँ पर क्या गायब था भैया, विस्थापन गायब है ना, और यहाँ पर अंतिम वेग नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पर आप एक काम करो, लगा दो वेग का कॉन्सेप्ट, ठीक है, त्वरण चाहिए ना। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक वेग v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, डी एस बाई, भैया विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं, बात समझ में आ रही है। तो डी एस क्या था, विस्थापन था, विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन है, तो जब ये विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये समीकरण मिलेगा, और इसका जब फिर समाकलन कर दोगे तो फिर वो मिल जाएगा। ऐसे ही समझना है। यहाँ पर देखो वेग का समय के सापेक्ष, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन किए थे, त्वरण मिला था, ये क्या था पूरा अवकल समीकरण, इसका समाकलन करेंगे तो फिर वो समीकरण। ऐसे कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पर विस्थापन है तो विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन किए होंगे तो क्या मिला होगा, वेग, यही कॉन्सेप्ट है। इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करने से पहले ध्यान देना करना क्या होगा, किसी डी एस को एक पक्ष में कर देना, डी टी को एक पक्ष में। तो देखो डी एस के लिए अगर हम सॉल्व करें, इसमें डी एस बराबर, तो डी टी इधर भाग में था, इधर जाएगा गुणे में, तो बी इंटू डी टी। बताओ यहाँ तक बात समझ आ रही है। डी एस बराबर क्या होगा, बी इंटू डी टी, इसका इधर गुणा हो गया, वही समझने वाली बात है। बी तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो इसलिए बी को पहले हटाओ यहाँ से, क्लियर है, हमको बी चाहिए ही नहीं। अगर आपसे पूछे क्यों हटा रहे हो, हमारे समीकरण में नहीं है, ठीक है, तो हम तो अब प्रूफ कर चुके हैं ना, बी बराबर यू प्लस ए टी, तो इसको रख देंगे वहाँ पर, क्योंकि हमको यू भी चाहिए और ए भी चाहिए और टी भी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बोल देंगे भैया बट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो डी एस बराबर b की जगह लिखेंगे u प्लस ए टी और इंटू, बताओ कर सकते हैं, कोई डाउट। अब फिर दोनों पक्षों का समाकलन कर दो, भैया मोबाइल रख दो, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करने पर है ना, समाकलन, अब देखो लिमिट आपको डायरेक्ट लगाना सिखा रहा है ना, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे। तो पहले तो समाकलन कर दो जैसे करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ऑफ यू प्लस ए टी इंटू, लिमिट लगाना भैया, यहाँ किसका लिमिट लगेगा, टाइम का, है ना। तो प्रारंभ में टाइम कितना होगा, जब जीरो समय था तो विस्थापन मान लो जीरो था, भाई टाइम जीरो था तो मान लो विस्थापन जीरो था, ऐसा आप मान सकते हो, क्लियर है। अगर मान लो कोई कहता नहीं विस्थापन x1 दूरी था या s1 दूरी था, तब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आप मान लो भैया जब हम 10 मीटर चल रहे थे तब टाइम जीरो थी, वो तो अंडरस्टूड है, समझ लेंगे। अच्छा टी समय के बाद देख रहे हैं, मान लो टी टाइम जब बीत गया तो हम देख रहे हैं विस्थापन कितना हो, यहाँ विस्थापन का लगेगा लिमिट, क्योंकि विस्थापन के सापेक्ष समाकलन है। यहाँ किसका लिमिट लगा था, वेग का, तो प्रारंभिक वेग u था, अंतिम वेग v,
समझ आ रहा है? तो ऐसे ही यहाँ पर भी विस्थापन मान लेना s था। अंतिम विस्थापन कितना था? तो t बराबर 0 समय पर विस्थापन 0, t टाइम के बाद विस्थापन s। चलो लग गया, सॉल्व इट। तो भैया इसको तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं तुरंत, यही सूत्र लगाकर इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर s, dx का समाकलन x, dy का समाकलन y, dz का समाकलन z, तो ds का समाकलन s, ds का समाकलन क्या होगा? लिमिट लगा देंगे 0 टू s, 0 टू s, 0 से बराबर। ध्यान देना यहाँ पर देखो दो पद हैं, तो समाकलन सब का होगा। बात समझ में आ रही है? दोनों पद का होगा। ये बताओ डायरेक्ट करूँ कि अलग अलग करके समझाओ? अलग अलग कर दो, है ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा। कोई बात नहीं, ब्रैकेट ऑफ करोगे तो u का भी t के सापेक्ष अवकलन और at का भी t के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो आप ब्रैकेट ऑफ करिए। तो सबसे पहले आप बताओगे सर u का करेंगे, ये समाकलन u पर वितरित हो जाएगा। u का समाकलन किसके सापेक्ष? dt के सापेक्ष। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो 0 टू t और फिर प्लस at का भी समाकलन, किसका बेटा? at का भी समाकलन, लिमिट वही रहेगा 0 टू t, किसके सापेक्ष होगा? dt के, है ना। तो dt और ये लिमिट, ये जो समाकलन का चिन्ह था सब पे वितरित हो गया। कोई डाउट तो नहीं है? ओके, अब इसका समाकलन कराना है। नेक्स्ट पेज पे देख लो भैया, है ना। ध्यान देना, यहाँ पर मैं लगा क्या कर रहा हूँ सूत्र। बता दे रहा हूँ, देखो सबसे पहले तो एक सूत्र आपने लगाया इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x प्लस, यहाँ पर देखो dx का समाकलन x, इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो ds का समाकलन s हो गया। अब देखो कहीं पर भी लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू जो भी लिखा हो, मान लो x टू दी पावर n लिखा है इंटू dx, इसका मतलब है x टू दी पावर n का समाकलन करना है, ठीक है। अभी ऐसे कुछ लिख लो c इंटू dx, ऐसे कहीं लिखना। तो इसका मतलब समझना, c जो कांस्टेंट है, c क्या है बेटा? यानी कि नियतांक है। नियतांक को हम बाहर कर लेते हैं तो c बाहर हो जाएगा और dx का समाकलन हो जाएगा। dx का समाकलन तो जानते हो x हो जाएगा, ऐसे। बात समझ में आ रही है? कहीं भी अगर नियतांक आ जाए फलन के साथ, नियतांक को बाहर कर लें, क्लियर है? और जो होगा उसका समाकलन कर, ठीक है। तो वही चीज़ हुआ है यहाँ पर, मैंने x dx का समाकलन x, तो s का समाकलन ds का समाकलन s कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये u आ रहा है, प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग तो कांस्टेंट ही होगा ना टाइम के लिए, टाइम, तो इसको बाहर कर दो s, इसको ऐसे लिखा रहने तो अभी लिमिट अप्लाई कर दिया जाएगा। देखो u बाहर हो जाएगा बेटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t, क्या बचा अंदर? dt प्लस यहाँ पर त्वरण बाहर हो जाएगा टाइम के लिए, है ना, त्वरण एक समान है तो नियतांक होगा, तो a बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचा? 0 टू t और क्या बचेगा? t इंटू डी। तो यही तो बचा, कोई डाउट नहीं है ना। अब इसका समाकलन करना है, घबराओ नहीं, बहुत आसान है, बस एक पहली बार आप पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। जीरो टू एस बराबर, अब ध्यान दो इधर क्या था? यू, यू तो लिख लेंगे, लिख दे रहे हैं यहाँ पर यू, और समाकलन करना है किसी का, देख लेते हैं किसका करना है भैया। समाकलन करना है dt का, dt का समाकलन, तो dx का समाकलन x, तो dt का समाकलन t, और लिमिट क्या होगा? 0 टू t, तो यहाँ पर लिखेंगे dt का समाकलन t, और लिमिट क्या होगा बेटा? 0 टू, अगर रटोगे तो बहुत भयानक होगा, इसलिए समझना है ना। और यहाँ पे कांस्टेंट बाहर क्या किए थे? त्वरण a, क्या किए थे बाहर? a, ओके। अच्छा, किसका समाकलन करना? t का। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, इसकी पावर कितनी है? 1, क्लियर है? तो यहाँ पर एक सूत्र लगाओगे आप, मैं लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ध्यान रखना, अच्छा प्लस c भी कर दो, और ध्यान यहाँ पर क्या रखना है ये कि ये तभी तक के सत्य है n डज नॉट इक्वल टू -1,
n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं लिखा है x टू दी पावर -1 इंटू डी एक्स, तब ये मत लगाना, है ना। इसके लिए दूसरा तरीका है, लॉग के फॉर्म में 1/x हो जाएगा ना, ये -1 है, नीचे आएगा +1 हो जाएगा, फिर वहाँ पर आपको दूसरा फार्मूला लगाना होगा। यहाँ के हिसाब से देखना बेटा। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते ये भी समझना भैया। n की वैल्यू देखो, पहले हुआ क्या है, इतना भयानक है नहीं फार्मूला, थोड़ा सा आसान वे में देखेंगे। किसी भी फलन की पावर हो, है ना, घातांकीय रूप हो, उसका उसी के सापेक्ष समाकलन करना है, यानी x के सापेक्ष ही करना है, ठीक है। तो देखना करना है कि उसके घात में केवल 1 जोड़ देना। क्या करना है, उसके घात में 1 जोड़ के लिख दो, और जो घात मिला है उसी से भाग कर दो, हो गया समाकलन। ये प्लस सी तो आप जान रहे हो निश्चित समाकलन नहीं, इसलिए जोड़ा गया है। लिमिट होगा तो प्लस सी जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप समझना -1 क्यों नहीं हो सकता। अगर हर में n की जगह -1 लिखे, -1 और प्लस, कुल मिला के कितना आ जाएगा हर में 0, और 0 से किसी संख्या को भाग करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट इनफिनिट। वैसे तो ये अपरिभाषित होता है, बात समझ आ रही है, तो फिर परिभाषित ही नहीं रहेगा, क्या आएगा उसका, समझ गए। तो इसलिए ये फार्मूला तभी यूज करना जब यहाँ किसी भी फलन की घात -1 ना हो, -1 के अतिरिक्त कुछ भी हो लग जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, आगे चलें, ठीक है भैया। तो यही लगाना है यहाँ पे। देखो वहाँ पे बचा क्या था, a 0 to t और t इंटू डी टी, बताओ यही तो लिखा है। a बाहर हो गया था, t का dt के सापेक्ष अवकलन, है ना, t के सापेक्ष अवकलन, और 0 to t क्या था, लिमिट था। तो भैया t का t के सापेक्ष अवकलन है और 0 to t लिमिट है, ये तो बाहर कर ली हो, आसान है भैया। इसकी घात कितनी है, 1, इसकी घात कितनी है, 1। और समाकलन कैसे करना है, अगर घातांकीय रूप में हो, बस उसकी पावर में 1 जोड़ दो, 1 1 कितना हो जाएगा, 2, तो उसकी पावर में क्या किए, 1 जोड़ दिए, और जो घात मिला है उसी से भाग कर दो, t²/2 हो गया समाकलन। अब प्लस सी तो जोड़ना नहीं है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि लिमिट लगा हुआ है, समझ गए। करना क्या है, उसके घात में 1 जोड़ दो और जो घात मिले उसी से भाग कर दो। तो t की घात 1 थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t²/2, क्या हो जाएगा बेटा, t²/2, और लिमिट क्या थी, तो आप बताएंगे सर 0 to, लिमिट क्या थी बेटा, 0 to t। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, है नहीं है ना, ठीक है। तो देखो भैया, लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप तो जानते हो पहले से, है ना। तो पहले यस की जगह पर अपर लिमिट एस, फिर एस की जगह पर लोअर लिमिट 0 हो गया, बराबर यू। यहाँ भी लिमिट अप्लाई करेंगे, टी की जगह पर टी माइनस, फिर टी की जगह पर 0 और फिर प्लस ए। यहाँ पर देखना भैया, किसकी जगह पर टी रखें, t²/2 की जगह पे ना, बिल्कुल केवल t की जगह पर, है ना। मैंने आपको बार बार समझाया है कि भैया यहाँ वेरिएबल क्या है, यहाँ t है, समय के सापेक्ष समाकलन हो रहा था। तो याद रखना केवल और केवल टाइम की जगह पर ही हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, बाकी कुछ भी रखा उससे कोई मतलब नहीं, क्लियर। यहाँ पर देखो t की जगह पर, यहाँ पर देखो विस्थापन s की जगह पर, है ना, ds का। तो ऐसे आपको समझ के रखना है कि भैया यहाँ पर हमको केवल t की जगह पर, किसकी जगह पर, तो भैया t की जगह पर क्या लिखेंगे, t की जगह पर लिख देंगे t, और उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर/2 था तो 2, वही चीज लिखा मैंने यहाँ। अच्छा, माइनस करेंगे, फिर t की जगह पर क्या लिखेंगे, 0, और होगा उसका स्क्वायर और बटे 2। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं, बस इसी को सॉल्व कर लो भैया। तो s में से 0 जाएगा s बराबर u, t में से 0 जाएगा भैया t, और प्लस ये तो 0, ये तो भैया पूरा 0 हो जाएगा भैया। यहाँ पर आप लिख देना, चूंकि 0²/2 बराबर किसके बराबर, 0, क्योंकि 0 का और करोगे 0, और 0 में किसी भी संख्या से भाग करोगे तो 0, और 0 घटाने का कोई मतलब, 0 ना तो जोड़ने का कोई मतलब है ना ही, तो इतना पूरा समझ लो हट गया। बचा क्या, t²/2, ठीक है। तो अंश से 1 और हर से 2 बाहर कर लो, कांस्टेंट है, बचेगा क्या, a और t², यही तो बचेगा। देखो s बराबर ut प्लस हाफ a t², s बराबर ut प्लस, देखो यही तो चाहिए था। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है ना। तीसरा देखें, गति का तृतीय समीकरण देखें, हाँ देख लो, छोटा सा है तीसरा, है देखो, v² बराबर
यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, हाँ थोड़ा इम्पोर्टेंट कर लेना, ये ज़्यादा थोड़ा पूछ लेता है। अच्छा आसान भी, कोई टफ नहीं है। देखो प्रूफ देखना, हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे त्वरण का, क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता था बेटा, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन dv बाई dt। वेग परिवर्तन की दर क्या होता था, त्वरण होता था। यहाँ पर हमको विस्थापन भी चाहिए, समझने वाली बात है, हमको यहाँ पर विस्थापन, और यहाँ पर तो कोई विस्थापन दिख नहीं रहा। यहाँ से प्रथम समीकरण प्रूफ करते थे v बराबर u प्लस at, और उसमें कहीं विस्थापन होता नहीं था। इसलिए एक काम करना, ये तो हम लोग कर ही सकते हैं ds बाई dt, ds बाई ds, भाई अंश और हर में ds से गुणा करा दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इससे कट जाएगा फिर वही चीज लिखा रहेगा ना। हाँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप समझना इसको, एक काम कर लो, इस ds को यहाँ ला कर लिख लो और dv को वहाँ ला कर लो, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत देखो क्यों कर सकते हैं भैया, जब भी गुणा होता है भिन्नों का, मान लो 2/3 और गुणे 4/5 ऐसे लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अंश का अंश में गुणा होता है, हर का में गुणा होता है, तो गुणा तो 4 दूनी 8 होगा ना, और 5 3 15 ऐसे आएगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें 4/3, इसको इधर भेज दें और इसको इधर भेज दें, 4/3 गुणे 2/5, तभी तो वही लिखा है 4 दूनी 8/5 देखो, बात तो एक ही। तो इतना समझना कि ऐसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अभी समझ आ जाएगा। देखो तो ds को इधर लिख लेंगे, तो ds बाई dt और इनटू dv उधर चला गया, dv बाई ds, इधर क्या था भैया a। अब आप सभी जानते हो चूंकि ds बाई dt भैया विस्थापन बड़े समांतराल किसके बराबर होता है, वेग के, ये तात्क्षणिक वेग है ना। तो जहाँ पर ds बाई dt लिखा है वहाँ क्या लिख देंगे v, देखो हमको वो भी मिल जाएगा अंतिम वेग, तो v इंटू dv बाई ds। समझ आ रहा है, bv को एक तरफ कर लो, ds इधर भाग में इधर जाएगा गुणे में, तो इसके लिए भी सॉल्व करना थोड़ा सा, ds इधर आ जाएगा, तो इसलिए a इंटू ds बराबर v इंटू, बताओ बात समझ आ रही है। इसको LHS में लिख लो, इसको RHS में, थोड़ा अच्छा लगेगा, तो इसलिए b इंटू डी बराबर a इंटू ds। और अगर इतना आपको समझ आ रहा है तो आप दोनों पक्षों का समाकलन कर दें, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन। देखो ये स्टेप केवल आपके लिए बढ़ रहे हैं बेटा, जितने भी स्टेप इसमें बढ़ रहे हैं, इतना बड़ा इसका डेरिवेशन हो गया। आप सोच रहे हैं सर इतना बड़ा कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 1 2 3 4, ये समाकलन तो यहीं से हुआ ना, 1 2 3 4 5, छठवें स्टेप में आया है। इसको आप मात्र 2-3 स्टेप में कर सकते हो अगर आपने पढ़ रखा है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब डायरेक्ट हो जाता है। तो आपको समझाने के लिए इतना लॉन्ग गया है, क्लियर, समझ आ रही बात। अभी देखो इसको बहुत छोटे में कर सकते हो, यहाँ तक हो गया दोनों पक्षों का समाकलन। अब यहाँ पर देखा ध्यान से भैया, इधर भी समाकलन होगा, इंटीग्रेशन v इंटू डी, अच्छा इधर भी समाकलन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी एस, यही तो है। और लिमिट भी लगाएंगे, यहाँ किसका लिमिट लगाएंगे, विस्थापन का, विस्थापन का। तो प्रारंभिक विस्थापन कितना था, 0 है ना, और प्रारंभिक वेग हम लोग मानते हैं s, वेग के सापेक्ष हो रहा है, और अंतिम विस्थापन मान लेना s, और अंतिम वेग मान लेना v, तो लिमिट लगा दी, निश्चित सीमा के अंतर्गत समाकलन कर देंगे। आप देखना भैया यहाँ पर इसको बाहर नहीं करेंगे क्योंकि वेग का ही तो फलन है, और वेग के सापेक्ष ही समाकलन हो रहा है, क्लियर, समझ आ रही बात ना, तो इसलिए उसका समाकलन होगा। हाँ तो इसका समाकलन, इसकी पावर कितनी है 1, इसका समाकलन होगा, और यहाँ त्वरण 1 बाहर हो जाएगा, वो कांस्टेंट है। और फार्मूला कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, तो वही फिर मैं बार बार लिख रहा हूँ, एक तो लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर होता है x s, दूसरा लगाएंगे बेटा इंटीग्रेशन ऑफ n x टू दी पावर n इंटू डी एक्स बराबर x टू दी पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 और प्लस c, और समझना ये है n डज नॉट इक्वल टू -1, है ना, ये याद रखना, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ तो समझना चाहिए आप लोगों को पहले से, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो
क्या समझना है कि भैया ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह बता रहा है कि समाकलन करो। क्या करना है? समाकलन करना है। ये बता रहा है कि x के सापेक्ष करो, x के सापेक्ष करो। ये बता रहा है कि मेरा समाकलन करो। बात समझ रहे? तो ये तीनों चीज समझ में आनी चाहिए, किसका क्या मतलब होता है। इसीलिए जब समाकलन हो जाता है तो इसका सिंबल हटा दिया जाता है ना। तो इस जब समाकलन हो गया तो देखो सांप वाला जो सिंबल था समाकलन का, उसको हटा दिया गया। क्यों? अब वो थोड़ा, जब समाकलन हो गया तब थोड़ा चिल्लाएगा समाकलन करो। बात समझ में आ रही है? और dx भी हटा दिया जाता है। अब वो क्यों चिल्लाएगा कि मेरे सापेक्ष करो? क्लियर? हाँ, तो ये दोनों आप हटा देना और जो भी वैल्यू होगी वो लिखना, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ दो चीज लगाएंगे। पहला ध्यान समझना, यहाँ पर इसकी घात 1 है, यहाँ पर घात n थी, n में केवल 1 जोड़ दिए, जो घात मिला उसी से भाग कर दिए, ठीक है। वही चीज यहाँ भी करेंगे। b की घात कितनी है? 1, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 2, तो आप बताएंगे v², और जो घात मिली उसी से भाग कर लेंगे। लिमिट कितना है बेटा आप बताओ, लिमिट कितना है? सीमा क्या लगी हुई है? u से b, u से लेकर के कहाँ तक? b। समाकलन का मतलब जोड़ना है। कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है? u से b तक जोड़ना। समझ गए? ये हो गया। अब बराबर में a तो कांस्टेंट है, आपने कहा त्वरण एक समान त्वरित गति है, एक समान है तो बदलेगा नहीं, उसको बाहर कर लेंगे। बचा ds बचा, तो dx का समाकलन, dx का समाकलन x, तो ds का समाकलन लिमिट क्या होगा बेटा? 0 to x। बस कुछ नहीं है, लिमिट अप्लाई करो। देखो भैया ध्यान देंगे, v अप्लाई करना है किसकी जगह पर? b, ठीक है। तो इसमें देखो b यही तो लिखा है, तो b की जगह पर b लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ²/2। फिर माइनस लोअर लिमिट क्या? u किसकी जगह लिखेंगे? b की जगह। तो यहाँ b की जगह जैसे u लिखेंगे तो u²/2। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? ओके, हो गया लिमिट अप्लाई। बराबर a, यहाँ पर भी ऐसे s की जगह पर क्या लिखेंगे? पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। समझ आ रहा है? ओके, सॉल्व इट। हर तो बराबर है ना, तो 2 ऐसे लिख लो। ऊपर क्या बचेगा? b² माइनस बराबर s में से 0 जाएगा, s और a का गुणा, 2 भाग में उधर जाएगा गुणे में, v² माइनस u² बराबर 2as। हमको b² चाहिए तो v² रोकना, u² माइनस का उधर जाएगा, इसलिए v² बराबर u² प्लस 2as। बताओ बेटा समझ आ रहा है? अगर आप अवकलन समाकलन पढ़े हो तो ये ज़्यादा 2 3 स्टेप का है, फटाफट करना है। बात समझ आ रही है? तेजी से आप कर सकते हो। जैसे अभी इतने में आप प्रूव कर सकते हो दूसरे वाले को तुरंत। आप बताओगे क्या? क्योंकि भैया दूसरा वाला क्या था? v = ds/dt, यही तो था। हाँ, ऐसे कर देंगे। हमको s चाहिए ना, तो ds s बराबर u2 + ½ चाहिए, ds को रोकना, dt का इधर गुणा हो जाएगा, b × dt। आप कहोगे सर हमको b चाहिए नहीं, तो b की जगह u + at और इंटू dt, दोनों पक्षों का समाकलन कर दोगे फटाक से। अब लिमिट क्या लगाओगे? 0 to s, यहाँ पर 0 to t, ठीक है। ds का s और लिमिट अप्लाई कर देना, s - 0 हो गया। यहाँ पर u का भैया t, तो u तो बाहर हो जाएगा और dt का हो जाएगा t, t - 0 करेंगे तो t बचेगा, हो गया ये। अब फिर प्लस a तो बाहर हो जाएगा, t का t के सापेक्ष करना, t²/2 लिमिट अप्लाई करेंगे तो एक बार t एक बार 0, यही तो बचेगा। बस हो तो गया, s बराबर ut + ½ at²। देखो 2 3 स्टेप में, बस थोड़ा सा आपको है ना बढ़िया से, लेकिन अभी आपको समझ आना चाहिए, बाद में तो आप एग्जाम तक छोटा कर ही लोगे। लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत लिख देना। समझ आया तीनों? तो गति के समीकरण ये खत्म हो गए। एक लास्ट बचा है, कल करेंगे।